टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, हमारा अतीत। उसमें जो टॉपिक है कब कहाँ कैसे, उस पर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ क्लास 6 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं उनको भी ये काम आएगी, तो मैंने सोचा इसको मैं पढ़ा देती हूँ। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से भी तैयार किए हैं, कुछ इस जो बुक है उसके पीछे साइड पर भी दिया हुआ है, और कुछ मैंने खुद से कलेक्ट किए हुए हैं। इसको पढ़ने के बाद मुझे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ में आया वो मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि पहले इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो आपके भी दिमाग में कभी कभी ऐसा आता होगा कि जैसे कि कोई गेम्स ही है तो लगता होगा जैसे शतरंज कि कहाँ से आया है, कब आया है, किसने लाया होगा। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, रेडियो वगैरह हम देखते हैं, टीवीज़ हैं, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो आपको लगता होगा देख करके कि कब आया था, इसको कब निकाला गया होगा, किसने निकाला गया होगा। तो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टाइप के आंसर्स आज हमको मिलेंगी जो हमारे प्राचीन समय में हुए हैं। कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं वो पता कैसे लगाएं, तो पता लगाने का जरिया है यह जानने के लिए कि क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन वह बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे हुआ था जाना जा सके। उसके बाद है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, आखेट उनके पशुपालन, उनके कृषक थे, शासकों के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं या पा सकते हैं कि उस समय हम कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको पता लग सकती हैं। लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी पता लगाओ। यहाँ पे नीचे आपको ये रहा, ये आपको दिखेगा डायग्राम। इसी में आपको गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सारी नदियाँ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। ये देखो गारो नदी, एक मिनट, ये ब्रह्मपुत्र, गंगा। ठीक है, तो हम लोग थे लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थक पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें आपको सारे डायग्राम में मिल जाएंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाया आरंभ किया था। यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ को किसने उगाया था और कब उगा था, कौन से काल में उगा था, प्राचीन काल में उगा था। इस तरीके के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो आप लोग देख लेना। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं पालतू बनाना पशुपालन किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ तथा जहां पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये डायग्राम है, आप लोग डायग्राम को देख लीजिएगा अच्छे से। मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभ नगर फले फूले। गंगा व नदी सहायता नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25,500 वर्ष पूर्व हुआ।
गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ शोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्से में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के किनारे यात्रा जोखिम भरी हुई थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक सेवाओं, दूसरों के विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरुओं लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग इन नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा भी किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वतें, समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचाने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तकनीकों के बारे में एक दूसरे को विचार में अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हमने इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूरान का पता लगाओ। हमारा जो एटलस है उसमें ईरान और यूरान आपको मिल जाएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। इन समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभ लगभग इतने वर्ष की ऋग्वेद में भी किए हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किए जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार होता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, ये कैसा होता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, यही है भोजपत्र पर लिखा जाता है। अब बात करते हैं आगे। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपि ने कीड़ों द्वारा खा लिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो को यहीं तक करती हूँ एंड। और मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नए तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा क्लास 6 की मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब हम कवर करेंगे। 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10 तक का कवर करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। कल से हम पांडुलिपि से ही स्टार्ट करेंगे। और मैंने लाइव भी किया था, बट उसमें जो है क्लीन नहीं आ रहा था, इसलिए फिर अलग से मैंने वीडियो बना दी। आई होप वीडियो पसंद आई हो। और प्लीज़ इसमें कमी जो भी लग रहा हो, समझ में आ नहीं रहा हो, समझाने का तरीका ठीक नहीं लग रहा हो, जो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगली बार से इसको मैं सही कर सकूं। तो आज मैं वीडियो को करती हूँ बंद यहीं पे, और बाय बाय, ऑल द बेस्ट।